नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज पर आप देख रहे हैं मुंबई एक्सप्रेस और मैं हूं राजकुमार सिंह। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र कांग्रेस में उद्योग मंत्री नारायण राणे दे सकते हैं सोमवार को इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से खबर, सीएम पृथ्वीराज चौहान के काम से है नाखुश। गोरेगांव में एक मंदबुद्धि लड़की का शोषण करने वाला गिरफ्तार। राठी परिवार में करता था नौकर का काम। मीरा रोड में जनगणना करने वाली महिलाओं का हंगामा, नहीं मिले जनगणना के वेतन। और सुष्मिता सेन फिर नजर आएंगी बड़े पर्दे पर, लेकिन इस बार बंगाली फिल्म में दिखाएंगी अपनी अदा। कांग्रेस में उद्योग मंत्री नारायण राणे सोमवार को अपना इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। आपको बता दें कि 2005 में इन्होंने शिवसेना छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया था। वहीं अब इन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफे की बात कहकर एक बार सबको सगदे में डाल दिया है। वहीं नारायण राणे ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रचार करेंगे, लेकिन अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। बताया जा रहा है कि नारायण राणे पृथ्वीराज चौहान के कामकाज से खुश नहीं है, जिसके चलते उन्होंने यह ऐलान जारी किया है। जिसके बाद उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सोमवार को पृथ्वीराज चौहान का मंत्रालय छोड़ देंगे। मुंबई के वर्ली इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां महानगर गैस पाइपलाइन में लीकेज होनी शुरू हुई। दरअसल जैसे ही पता चला कि अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन में लीकेज है, उसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही वहां के आसपास के इलाकों को खाली कराया गया, क्योंकि इस रिसाव से एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मुस्तैदी से काम करते हुए जल्द से उस पर काबू पा लिया और किसी भी बड़ी दुर्घटना को होने से बचा लिया। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की कुल 423 महिलाओं को इनके द्वारा जनगणना का वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते इन महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। वहीं उनका कहना है कि जब हम महानगर पालिका से इस बारे में बात किए तो उनका कहना है कि अब इसका पैसा केंद्र देती है और जब तक केंद्र से पैसा नहीं आएगा हम इसका भुगतान नहीं कर सकते। वहीं महिलाओं का कहना है कि हम पिछले 3 सालों से इसका इंतजार कर रहे हैं और हमें अभी तक वेतन नहीं मिला है। ये महिलाएं पिछले 3 सालों से मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चक्कर काट रही हैं। वजह कि इनके द्वारा किए काम का वेतन इन्हें आज तक नहीं मिला है और इनके पूछे जाने पर कहा जाता है कि इनका पैसा केंद्र सरकार की तरफ से नहीं आया है। साल 2011-12 में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना, सन 2013 में आर्थिक जनगणना और इसी साल फरवरी में मराठा आरक्षण के लिए सर्वेक्षण का काम इनसे कराया गया। इसके लिए मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने सरकारी, गैर सरकारी स्कूलों के शिक्षक, शिक्षिकाओं और निजी क्षेत्र की सेवाएं ली थी, लेकिन उनका वेतन आज तक नहीं दिया गया। वहीं पूरे मामले पर रश्मि मेहता का 75,000 रुपया, हेतल देसाई का 40,000, सालिया का 26,000 रुपया सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना व आर्थिक जनगणना का वेतन बाकी है, जबकि मराठा आरक्षण के सर्वेक्षण का अभी तक कोई हिसाब नहीं हुआ है। हम लोग ना जनगणना के पैसे के लिए इधर आए हैं और 2011-10 से वैसे तो जनगणना हो रहा है, लेकिन 2011 का जो आर्थिक जनगणना हुआ था उसका पैसा बाकी है हम लोग का, फिर 2013 का, फिर 2014 का जो ये मराठा आरक्षण का, सबका पैसा बाकी है। 1.5 साल से हम लोग आ रहे हैं। सब काम अच्छे से करके दिया है। वो लोग बोले कि जल्दी आएगा, लेकिन ये 2012 का भी अभी तक हमको मिला नहीं है, तो अभी 2014 का कैसे हम लोग देंगे? और बीच में 2013 का दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बोले कि 1 हफ्ते में आएगा, 3-4 दिन में आएगा। अभी हम विलास डगे सर से मिल के आए, उन्होंने बोला है, आश्वासन दिया है कि ये हफ्ते में आपको मिल जाएगा वो। वैसे ये कहानी किसी 1 या 2 महिलाओं की नहीं है, बल्कि कुल 423 महिला शिक्षकों की है, जिनमें कुछ तो सरकारी शिक्षक हैं और कुछ टेम्पोररी बेस पर काम करती हैं। लेकिन इन सभी 423 महिलाओं का वेतन बाकी है। लेकिन एक तरफ जहां इन महिलाओं का आरोप है कि इन लोगों का वेतन रुका हुआ है, वहीं सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के नोडल ऑफिसर विजय पाटिल इसे सिरे से खारिज करते हैं। उनके मुताबिक सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना, आर्थिक गणना तथा मराठा आरक्षण के सर्वेक्षण के लिए 258 शिक्षक लगाए गए थे और सभी शिक्षकों को 9,300 रुपए मानधन भी दिए गए थे, जबकि सबके 9,000 रुपए बाकी हैं।
इस हिसाब से उनका 47,13,350 रुपया मानधन बकाया है। उसे ना देने की वजह केंद्र और राज्य सरकार की ओर से पैसा नहीं आने से हम इनका वेतन नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही पाटिल ने कहा कि आर्थिक गणना का पैसा केंद्र से आ गया है और एक सप्ताह में सभी को भुगतान भी कर दिया जाएगा। अब इन महिलाओं को एक हफ्ते में आर्थिक जनगणना का पैसा मिल जाएगा, लेकिन इनके बाकी के वेतन का क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। लेकिन ये महिलाएं अभी भी इस आस में हैं कि इनका पैसा इनको मिल जाएगा। बसंत अग्रहरी की रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। पुलिस ने एक ऐसे नौकर को गिरफ्तार किया है जिसने अपने ही मालिक की बेटी के साथ यौन संबंध स्थापित किया। दरअसल उस मालिक की बेटी दिमाग से मंद बुद्धि थी, जिसका फायदा उस नौकर ने उठाया। मालिक ने उस नौकर, जिसका नाम बाबूलाल था, उसे उस लड़की की देखभाल के लिए रखा था, लेकिन नौकर ने उस लड़की के दिमाग का फायदा उठाते हुए उसके साथ गंदा सुलूक किया। जिसके बाद पुलिस अब उस नौकर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश की है और कोर्ट ने उसे 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नौकर ने अपने ही मालिक को धोखा दिया। वैसे पुलिस की ओर से हमेशा ही कहा जाता है कि जब भी कोई नौकर या घर पर काम करने वालों को रखें तो उसकी जांच जरूर कर लें या इसकी सूचना पास के पुलिस स्टेशन में भी जरूर दें। लेकिन लोग भी इस बात को कहीं ना कहीं अनसुनी कर जाते हैं और फिर बाद में नौकरों द्वारा धोखा मिल जाता है। इस फोटो को जरा गौर से देखिए। इसका नाम है बाबूलाल डोडियार, उम्र 24 साल। ये मुंबई के बांगुर नगर रुस्तम जी ओजोन टावर में रहने वाले स्टेट एजेंट नंद किशोर राठी के घर पर एक नौकर का काम करता है। राठी ने इसे 2 साल पहले अपनी दुकान पर काम करने के लिए रखा था, लेकिन इसके अच्छे काम को देखते हुए इसे घर पर भी काम करने को लगा दिया। वहीं राठी के घर पर एक मंदबुद्धि की लड़की भी रहती थी। राठी ने उसकी भी देखभाल अब बाबूलाल के ऊपर छोड़ दी थी, लेकिन बाबूलाल उसकी दिमागी हालत ठीक न होने का फायदा उठाते हुए लड़की का शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया। जिसके बाद एक दिन लड़की की टीचर को उसकी हालत देख कुछ शक हुआ, जिसके बाद उसने घटना के बाद राठी परिवार ने अपना शक दूर करने के लिए मुंबई के मनपा के नायर अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया, जहां डॉक्टरों ने लड़की के साथ में हुए दुष्कर्म की पुष्टि कर दी। जिसके बाद राठी परिवार ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस अधिकारी ने तुरंत CR क्रमांक 288 की धारा 376 के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी बाबूलाल को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की, तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। मालाड पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में वो रुस्तम जी ओजोन बोल के बिल्डिंग है, उसमें ये जो विक्टिम उनके माँ और पिताजी उनके साथ में और उसकी एक बहन और एक भाई इनके साथ में रहने को थी और वो मतिमंद है, तो उसके देखभाल के लिए उन्होंने एक नौकर रखा था और नौकर ने जो लड़की है उसके ऊपर अत्याचार किया है। उसके बारे में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट आने के बाद में हमने गुनाह रजिस्टर करके उसको उसमें अरेस्ट किया है। ये कम से कम 2-3 साल से उनके पास में काम करता था, लेकिन ये उसके ऑफिस में काम करता था। बाद में उसका काम अच्छा है इसलिए उन्होंने घर काम के लिए और वो जो लड़की है उसको संभालने के लिए रखा था। और जब भी स्कूल के जो टीचर है उन्होंने लड़की के बिहेवियर में जो चेंजेस आ गए तो उसके बारे में उन्होंने उसकी तहकीकात की, तो उनको मालूम पड़ गया कि कुछ तो इसमें ये है, तो उन्होंने उनके माँ जी को बताया। वो उसके बाद में फिर नायर हॉस्पिटल में उसकी डिटेल इंक्वायरी हुई। उसके बाद में वो मालूम पड़ गया कि ये जो नौकर है उन्होंने उसके ऊपर अत्याचार किया। तो नौकर का नाम है बाबूलाल हजालाल डोडियार, एज 24 साल है। उसको 21 तारीख तक कस्टडी मिला है। वैसे पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी बाबूलाल को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 2 साल से काम कर रहे बाबूलाल को आखिर ये काम करने से पहले
उस परिवार के एहसानों का ख्याल क्यों नहीं आया। साथ ही बाबूलाल के इस कारनामे से उन लोगों के लिए भी मुसीबत पैदा हो गई जो ईमानदारी से दूसरे के घरों में काम कर अपना जीवन यापन करते हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मानो की रेप गैंगरेप जैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं रुस्तम जी टावर में रहने वाले एक फैमिली की बेटी थी 18 साल की, उसके नौकर ने उसके साथ रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दे दिया। हालांकि मुंबई में कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी नौकरों द्वारा रेप जैसी घिनौनी हरकत की गई है। पर सवाल ये उठता है कि लोग नौकर रखने से पहले उसकी छानबीन या जांच पड़ताल क्यों नहीं कर लेते। हालांकि मलार पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर आरोपी को अपने हिरासत में लिया, जिसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ मुरारी सिंह, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। कोई पैसों के लिए कितना गिर सकता है, इसका अंदाजा इस खबर से आपको होगा। वसई की एक महिला जो अपनी ही छोटी बहन से देह व्यापार करवाती थी, कि अभी नाबालिग थी, जिसे उसकी ही बड़ी बहन ने अपने ही करीबी 6 दोस्तों के पास भेज दिया और उसके बदले उन दोस्तों से लेती थी एक मोटी रकम। लेकिन इस बात की जानकारी उस नाबालिग को नहीं थी कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसके बाद जब उसे एहसास हुआ, उसने तुरंत वसई पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और उसकी बहन को गिरफ्तार कर लिया। कहते हैं कि मां के बाद परिवार में बड़ी बहन ही छोटी बहन का ख्याल रखती है, और ऐसा किसी एक समाज में नहीं बल्कि सभी जगहों पर देखने को मिलता है। लेकिन हम आज आपको थाने के वसई की एक ऐसी बहन की कहानी बताएंगे जिसने अपनी ही छोटी बहन को बेच दिया, और इस बड़ी घटना के पीछे वजह थी तो सिर्फ पैसों की। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को पैसे की वजह से अपने ही 6 दोस्तों के साथ संबंध बनाने को कहती थी, और इसके बदले में उन 6 लोगों से मोटी रकम भी वसूलती थी। और इसमें सबसे बुरी बात ये रही कि जिस लड़की को बेचा गया था वो अभी नाबालिग है। लेकिन जब उस नाबालिग को पता चला कि उसका शोषण किया जा रहा है, तो उसने वसई पुलिस थाना में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग बहन से देह व्यापार करवाने वाली चचेरी बहन पर धारा 376 पोस्को और पेटा के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है, और अब तक इस मामले में कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। एक युवती को उसकी बहन ने अपने कुछ मित्रों के साथ इंट्रोड्यूस करके अलग अलग जगहों पे अलग अलग वक्त पे उनसे रेप हुआ है, और उसके बदले में जो बहन है वो उन लोगों से पैसे लेते थे। इसीलिए हमने पीटा एक्ट और पोक्स का एक्ट और आईपीसी के थे मामला दर्ज किया। लड़की की बहन, उसकी फ्रेंड और ये जो 4 उनके एक्सटेंडेड फ्रेंड थे, उन लोगों को हमने अरेस्ट किया। वैसे पुलिस ने तो मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, और अब उन आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि ये सारा मामला कब से चल रहा था। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जब अपने ही अपनों के दुश्मन हो जाएंगे तो फिर लोग किस पर विश्वास करेंगे। न्यूज डेस्क, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। नाला सोपारा के रहने वाले धर्मेंद्र चौरसिया का उनकी ही दुकान से मोबाइल चोरी हो गया, और ये पूरी वारदात उनकी दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद भी हुआ। जिसके बाद धर्मेंद्र चौरसिया नाला सोपारा पुलिस स्टेशन पहुंचे इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने। लेकिन उनका कहना है कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी की, और उनकी इस चोरी की वारदात को उन्होंने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया। दुकान पर खड़े इस लड़के के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे आप सोच नहीं सकते। जरा रुकिए और देखिए ये क्या करता है। ये देखिए कैसे आसपास इधर उधर देखता है और दुकान में चार्जिंग पर लगे मोबाइल को चुरा लेता है। लेकिन इसे शायद ये नहीं पता कि इस दुकान में सीसीटीवी भी लगा है जो इसकी करतूत को कैप्चर कर रहा है।
दरअसल ये वाकया है थाने के नाला सोपारा का, जहां 13 जुलाई को धर्मेंद्र चौरसिया के नाला सोपारा ईस्ट की दुकान पर सुबह 10:30 बजे ये युवक मौके का फायदा उठाकर चार्जिंग पर लगे मोबाइल को चुराकर फरार हो जाता है। मगर ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है। दुकान में यहाँ पे मोबाइल लगा के चार्जिंग लगा के गए थे। 1 मिनट के लिए पानी भरने के लिए गए। वहाँ से भाई को बोला कि हमने कि मतलब मोबाइल को जरा ध्यान रखिए कि मतलब पानी भर के आते हैं। तो वहाँ से देखने लगे तो वहाँ पे क्या है, स्क्रीन से तो थोड़ा LCD से जो है नज़र हट गई। उतने में जब उसके बाद में आके देखा यहाँ पे मोबाइल, तुरंत गया पूछने के लिए कि मोबाइल कहाँ गया, वो लेकर आए हो आप क्या? तो बोले नहीं, मैं मोबाइल नहीं लाया हूँ। तो फिर तुरंत मतलब उसको रिवर्स करके देखा हमने, तो मोबाइल एक लड़का जो है टोपी लगा के आया हुआ था, निकाल रहा था। उसके बाद हमने दौड़ के देखा तो कहीं पे नजर ही नहीं आया। वहीं जब इस बात की जानकारी दुकान के मालिक धर्मेंद्र चौरसिया तो अपने मोबाइल में सीसीटीवी की क्लिप लेकर नाला सोपारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन धर्मेंद्र के मुताबिक पुलिस सीसीटीवी देखने के बाद भी चोरी का मामला दर्ज नहीं करती और उल्टे उनको धमकाने लगती है कि उनके पास क्या यही काम बचा है कि अब मोबाइल चोरी का मामला दर्ज करें, और चोरी का मामला दर्ज कराने से कुछ नहीं होगा, और साथ ही पुलिस उन्हें बाद में आने की सलाह देती है। मगर जब दोबारा धर्मेंद्र चौरसिया पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस वालों ने धर्मेंद्र को सलाह देते हुए कहा कि वो मिसिंग का मामला दर्ज कर देते हैं, जिससे उन्हें नया सिम कार्ड मिलेगा। और इसके बाद पुलिस ने 15 जुलाई को मिसिंग का मामला दर्ज कर लिया। लेकिन जब धर्मेंद्र को पुलिस से मदद नहीं मिली तो फिर उन्होंने मीडिया का सहारा लिया और अपने साथ हुए अन्याय को बताया। उसके बाद फिर हमने जो है पुलिस चौकी में दर्ज कराने गए रिपोर्ट, तो वहाँ पे पुलिस ने बोलना है मतलब कि इसका जो है रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाएगा। तो हमने बोला कैसे? तो बोलना कि मतलब क्या अभी इसका जो बहुत इसका फंक्शन है, इतना जा रहा है, ये वोडाफोन में वो LC देना पड़ेगा और इसमें देना पड़ेगा, मतलब 15-16 वो कंपनी है। तो हमने बोला मतलब कि इसके लिए मतलब तो क्या हुआ, तो फिर कर दीजिए ना सर। तो बोले इसके लिए हम लोग को हमको टाइम यही करने के लिए बैठा है, तब NC बोलते हैं उसको, FIR बोलते हैं, वही सब कुछ है। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो हमने मीडिया में करेंगे, तो बोले जो करना है कर लो। अब धर्मेंद्र चौरसिया के मुताबिक तो उनकी मोबाइल चोरी हुई है और ये सीसीटीवी में भी दिख रहा है। लेकिन अब पुलिस ने इस चोरी को मिसिंग का मामला क्यों बनाया, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। बसंत अग्रहरी की रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। बोईसर फायर ब्रिगेड ने एक ऐसे शख्स को बचाया है जो इसलिए खाड़ी में कूदा था क्योंकि ब्रिज के ऊपर सामने से आती एक ट्रक को देख उसे ऐसा लगा कि वो ट्रक उसे टक्कर मार देगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने बड़ी मुश्किल से उसे बचाया। थाने के बोईसर में ब्रिज से नीचे गिरकर पेड़ में फंसे अब्दुल नाम के शख्स को बोईसर फायर ब्रिगेड के नौजवानों ने बचा लिया। दरअसल ये घटना सुबह करीब 11 बजे हुई, जब अब्दुल अपने घर सरावली जा रहा था। अब्दुल जब सरावली खाड़ी के ब्रिज पर पहुंचा तो बोईसर की ओर से आने वाली एक तेज रफ्तार ट्रक से घबराकर अब्दुल ब्रिज से नीचे खाड़ी में कूद गया। खाड़ी में बहते हुए अब्दुल समुंदर में डूबता चला जा रहा था कि अचानक एक पेड़ के सहारे रुक गया। बहाव तेज था, पर शायद अब्दुल का नसीब अच्छा था। वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। तभी अचानक ब्रिज से गुजर रहे कुछ लोगों ने अब्दुल की आवाज सुनी और तुरंत बोईसर पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को इसकी सूचना दी। आज हमारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक्चुअली आंदोलन था पालघर कॉलेज में, इसके लिए आज हमारा आंदोलन था। इसके लिए हम कुछ बात लेके पालघर कॉलेज की तरफ जा रहे थे, तभी हमें और हमारे जो लड़के हैं उन्होंने देखा कि एक झाड़ हिल रहा है और उसमें कोई बचाओ बचाओ ऐसा आवाज आ रहा है। तो हम आगे जाने के बाद हम रुके और फिर से वापिस आओ, देखा तो एक आदमी जान बचाने की गुहार कर रहा था, इसलिए हमने रोका। और बाद में यहाँ के जो PI साहब है, आवा पाटिल और तहसीलदार, उनको उनकी जानकारी दी और हमारे बच्चे और फायर ब्रिगेड इन दोनों ने मिलके उसको अंदर से पानी में से निकाला। जिसके बाद खबर मिलते ही तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और अब्दुल को बचाने में कामयाब हो गई। अब्दुल को बचाने में फायर ब्रिगेड के साथ नवापुर गांव का एक नौजवान धीरज गवाद भी पानी में कूद पड़ा था। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद अब्दुल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद अब्दुल ने
पुलिस, फायर और धीरज का शुक्रिया अदा किया। इमरान मेमन की रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। भारत की मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन पहुंची एक ज्वेलरी की लॉन्चिंग पर। वहीं उन्होंने संवाददाताओं से यह भी बताया कि एक बार वो फिर हिंदी फिल्मों की जगह अब बंगाली फिल्म करने जा रही हैं। वैसे उनका यह भी कहना था कि इस फिल्म से उन्हें डर तो जरूर लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस फिल्म को लेकर वो पूरी तरह से एक्साइटेड हैं। एक्ट्रेस सुष्मिता सेन दिखेंगी फिर से बड़े पर्दे पर, लेकिन इस बार सुष्मिता का बॉलीवुड में कमबैक नहीं बल्कि बंगाली फिल्म में होगा। हाँ, पूर्व मिस यूनिवर्स रह चुकी और बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी लाखों दिलों की धड़कन सुष्मिता सेन अब बंगाली फिल्म में अपना डेब्यू करेंगी। लेकिन बॉलीवुड की बिंदास बाला को बंगाली फिल्म में डेब्यू करने से लग रहा है डर। आखिर क्यों सुष बंगाली फिल्म करने से डर रही हैं? चलिए उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। मैं 4 दिन में कोलकाता जा रही हूँ अपनी पहली बंगाली फिल्म शूट करने, निर्बाक। यस, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भाई दिल है हिंदुस्तानी, दैट विल नेवर चेंज, बट इट्स लाइक अ होम कमिंग, यू नो, इट्स लाइक गोइंग बैक टू माय रूट्स एंड गेटिंग ओवर दैट फियर ऑफ मैं तमिल, तेलुगु, मलयालम कुछ भी फिल्म कर सकती हूँ, बंगाली फिल्म में डर लगता है कि ये लोग कहेंगे ये तो हमारी लड़की है, इससे एकदम बढ़िया काम होना चाहिए। So I've gotten over that and I'm going to go work with some amazing actors and I'm looking forward to it. Well, सुष्मिता ना सिर्फ एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, बल्कि बॉलीवुड में अगर किसी पॉजिटिव स्टार की बात की जाती है तो सबसे पहले सुष्मिता का नाम ही लिया जाता है। वैसे सुष्मिता से हमने भी ये जाना कि किस तरह से सुष्मिता हर सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल करती हैं। तो अगर आपको सुष्मिता से चाहिए पॉजिटिव रहने के टिप्स तो जरा ध्यान से सुनिएगा सुष्मिता का क्या कहना है। I think सोना हीरा इंसान के अंदर होता है, and that's a very lovely question actually you asked. मैं बहुत blessed हूँ, मेरी लाइफ में मुझे हमेशा सिर्फ blessings दिखती हैं। So when I look around me, I think, हाय भगवान, इनको इतनी प्रॉब्लम है, उनको इतनी प्रॉब्लम है, मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। You know, I think when you look at life relatively, you stay happy, and that's how I stay positive. वैसे हम आपको ये भी बता दें कि सुष्मिता अपनी रियल लाइफ में ज्वेलरी में अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं और हमेशा प्रॉफिट पाती हैं। किस जगह और कैसे करती हैं इन्वेस्ट अपना पैसा, जरा आप भी सुन लीजिए। देखिए, जब गोल्ड खरीदती हूँ, आप नाराज मत होइएगा, बट मैं जब गोल्ड खरीदती हूँ तो मुझे पता होता है कि अगर आपकी इक्विटी या डेट मार्केट गिरेगी तो गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी। सो यू ऑलवेज हैव एन इन्वेस्टमेंट, that an investment that you can mold into a piece of jewelry. Diamond to me is wearing a flat on my finger and knowing that whatever happens, I have it with me as an investment. Gold to me is my Ma's Ashirwad. You know, it's like a blessing. Diamond to me is like hope. When I look at it, it sparkles and I say, आज कैसा भी दिन है, कल अच्छा होगा. So I think both of them represent different things for me. वेल, सुष्मिता की ये टिप्स तो हमारे साथ साथ ऑडियंस को पॉजिटिव रहने के साथ गुड इन्वेस्टमेंट बनाने में भी पूरी हेल्प करेगी। सुष्मिता, हम तो आपको आपकी बंगाली डेब्यू फिल्म के लिए ऑल द बेस्ट कहेंगे और साथ ही ऑल इज वेल भी कहेंगे। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ तान्या अरोड़ा, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। तो मुंबई एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।